सो चलिए, आई बिलीव हमारे पार्टिसिपेट्स कनेक्ट हो गए हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, मैं आप सबकी वार्म वेलकम के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा द प्रोफेसर एंड द फाउंडर ऑफ हिबारिस मोर पावर, मिस्टर विनय हिबारिस सर। सो विनय सर, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेट्स हु आर हियर एंड रेडी टू टेक मैक्सिमम नॉलेज फ्रॉम यू अबाउट आर बैटर मोर पावर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ हैं, ठीक हैं और हिबारिस मोर पावर का सेवन कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज के प्रेजेंटेशन को हम शुरू करते हैं। आज हम थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंटेशन को लेने वाले हैं। जैसे कि कुछ समय 15-20 मिनट का समय हम प्रोडक्ट की ओवरऑल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग लेंगे और उसके बाद हम मेन सेशन शुरू करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का। प्रदेश सर से कई बार बात हमारी होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सर अपने एंड पे ही डील करते हैं। कभी कभार हमारी जब बात होती है तो ये हमेशा हम दोनों के बीच में बातचीत होती है कि एक सेशन हम ऐसा ले जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स रहे। बट क्योंकि ये भी संभावना है कि आज के इस प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, तो इसीलिए कुछ समय हम प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन के ऊपर देंगे, क्या है एक्चुअली प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन है उनका सटीक आंसर देने का प्रयास मैं मेरे एंड से जरूर करूँ। तो फिर से एक बार सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू दिस सेशन। देखिए, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ई बैक्टीरियम हिबारिस मोर पावर। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर को ऑलमोस्ट सभी तरीकों की न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अभी मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा कि हमारा पूरा शरीर अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग ऑर्गन से बना है। इतने माइन्यूट तरीके से बात करने के बजाय मैं ये कहूंगा कि हमारा जो शरीर पूरा बना है वो 11 अलग अलग सिस्टम से बना है। अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करूं तो मैं सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे ब्रेन के अंदर से जो सिग्नल्स मूव ऑन होती हैं वो मेरे पैर के नाखून तक जाती है, और वहां पे जो दिक्कत है वो फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर मेरे ब्रेन को वो सिग्नल दिया जाता है। फिर मेरा ब्रेन मेरे हाथों को या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन को कुछ इंडिकेशंस देता है कि आपको वहां पर जाकर ये काम करना है। तो इतनी पूरी गतिविधियां होने के लिए कितना समय लगेगा? एक एग्जांपल देखते हैं हम। आप गहरी नींद में हो और आपको मच्छर काट रहा है आपके पैर को, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत आपका हाथ वहां पर जाएगा, है ना? तो ये हम नींद में रहने के बावजूद भी ये चीजें होती रहती हैं। तो हमारे शरीर को कंट्रोल करने के लिए वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री दोनों तरीकों के फंक्शंस की जाती है। वॉलेंट्री का मतलब जो हम सचेत भावना के अंदर देखते हैं। अभी मैं सोया हुआ नहीं हूं, तो जो भी गतिविधियां मैं कर रहा हूँ पूरे होश आवाज में मैं कर रहा हूँ। बट जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तब भी कुछ फंक्शंस मेरे बॉडी के अंदर चलते रहती है। वन ऑफ द बेस्ट फंक्शन इज मेरे बॉडी को सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। मतलब मैं जब गहरी नींद में होता हूँ तो मेरा शरीर खुद को अंदर से रिपेयर करने का काम करता है। मान के चलिए, थोड़ा सा माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देता हूँ। पुराने जमाने में युद्ध किए जाते थे, युद्ध हुआ है और दूसरे दिन फिर सुबह शंखनाद होने के बाद युद्ध को जाना है। बट पूरे रात में जब सैनिक सोते हैं जो घायल हो चुके हैं, तो दूसरे दिन तुरंत हाउ दिस इज पॉसिबल कि वो फिर से युद्ध के लिए सक्षम हो गए या तैयार हो गए? तो वो रात में जब जो भी जड़ी बूटियां उनको दी जाती थी उसके ऊपर हम फिर से बात करेंगे बाद में। बट कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब कब होता था? जब युद्ध खत्म होने का, जब सन खत्म होता था, मतलब जब सनसेट होता था, तो सनसेट के बाद विराम होता था और 8-9 बजे तक वो सो जाते थे। मेरा सिर्फ एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, डायरेक्टली कनेक्ट मत करिएगा, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आपको। कहने का मतलब यह है कि जब हम 10 बजे के आसपास सोने लगते हैं ना, 11 से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है वो होता है प्राइम टाइम फॉर हीलिंग पर्पज। तो हमारा ब्रेन इतना शार्प है कि वो 2 से 3 घंटों के भीतर वाला जो समय है वहां पे एंटायर बॉडी को वो हील करने का काम करता है। दैट इज इनवॉलंटरी, उसके ऊपर हम किसी तरीके का हमारा कंट्रोल नहीं रह सकता। फॉर एग्जाम्पल ब्लड सर्कुलेशन, हमारी सांस का आना, हमारी सांस का जाना, उसी के साथ जब भी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है तो क्या क्या होता है हम सभी लोगों को पता है। ठीक है? एनर्जी का भी प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, दिल का धड़कना है। तो ये सब चीजें हैं इनवॉलेंट्री। बट ये सब चीजों को सटीक तरीके से हमारा ब्रेन तब गवर्न कर पाएगा जब हमारे ब्रेन के पास प्रॉपर टूल्स रहे, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन रहे। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर ये जो हार्मोन्स है, या फिर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, ये
जो भी न्यूट्रिशन वाली चीजें है ना, वो जब हमारे शरीर के अंदर सटीक मात्रा में जाती है, तब लगभग 1,000 से भी ज्यादा सब्सटेंसेस बनते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ हम हमें जीवित रखने के लिए भी वो प्रयास करते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन होना, उसका एनर्जी के अंदर कन्वर्जन होना, उसके बाद वो एनर्जी मेरे पर्टिकुलर मसल्स के पास, पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाना, और फिर वो ऑर्गन काम करना। समझ रहे हैं आप? तो ये पूरी गतिविधियां होने के लिए ना, जब हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन के बाद बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हार्मोन्स का बनना, एंजाइम्स का बनना। हमारे पेट के अंदर ही लगभग 50 से ज्यादा हाइड्रोलिक एंजाइम्स काम करते हैं डाइजेशन, पूरे डाइजेशन करने के लिए। मोर देन 50 हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम्स। हमें तो सिर्फ HCl के बारे में पता है, हम कहते हैं ना कि एसिडिटी हुई है, तो हमें सिर्फ HCl के बारे में पता है। बट हमारे जब एक सेल दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट होती है, तब भी बहुत सारे एंजाइम्स वहां पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो DNA को कट करने का काम करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो अगर गलती से हम रेडिएशन के अंदर ज्यादा घूम रहे हैं या फिर ज्यादा धूप के अंदर घूम रहे हैं, तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है, DNA नया बनता है, उसके अंदर थोड़ी सी गलत चीजें हो सकती हैं, तो उसको फिर से रिपेयर करने का भी काम हमारा शरीर करता है, जिसे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं। कि एक बार बनने के बाद वो फिर से प्रूफ रीड किया जाता है कि सही तरीके से बना है या नहीं। अगर कहीं पे गलती दिखाई देती है तो तुरंत उसे रिपेयर करके आगे मूव ऑन किया जाता है। तो ये सब चीजों के लिए ना बहुत सारे टूल्स लगते हैं। तो सबसे माइक्रो टूल्स कौन से हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसके ऊपर ये प्रोडक्ट है, जिसका नाम है इवारिज मोरपर, दैट इज नथिंग बट द न्यूट्रासिटी। हम किसी मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे मैग्नीशियम की, हम बात करेंगे जिंक की, हम बात करेंगे पोटेशियम की, हम बात करेंगे सल्फर की। सिर्फ सल्फर का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर ना 20 अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाने के अंदर काम करते हैं। ये 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो दुनिया भर के सब प्रोटीन बनाते हैं। तो उसके अंदर के एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड ऐसा है जो दो अलग अलग तरीके के उसके चेन है। सपोज ये दो चेन है, ये दो चेन को एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर उस पॉइंट पे ही उसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनता है सिर्फ और सिर्फ सल्फर से। वहां पे दूसरा कोई और मॉलिक्यूल काम ही नहीं कर सकता। और साइंस इतना आगे नहीं गया कि वो सल्फर को निकाल के कोई और मॉलिक्यूल वहां पे अटैच कर दे ताकि वो बॉन्ड फिर से बन पाए। तो जो न्यूट्रिशन होती है ना, वो बहुत माइक्रो लेवल के अंदर जाकर हमारे शरीर के अंदर काम करती है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैर के नाखून तक पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। किस तरीके से? जैसे हर एक एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, प्रोटीन को बनाने के लिए जो माइक्रो टूल्स लगते हैं, वो न्यूट्रिशन इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको दी जाती है। और वो भी जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं, वो हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम हमारे घर में परंपराओं से खाते आए हैं। या फिर कुछ हर्ब्स हैं, कुछ श्रब्स हैं, जिसे हम मेडिसिनल प्लांट्स भी कहते हैं। उनका भी आधार हमने इसके अंदर लिया है। किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल कंटेंट इसके अंदर नहीं ऐड किया गया, ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले, तुरंत रिजल्ट मिले। तो ये प्रोडक्ट बहुत सेफ है, 100% सेफ है हमें यूज करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं हो सकती इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। तो रेगुलर बेसिस पे हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है। साथ ही साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा। मतलब क्या, इम्यून सिस्टम क्या काम करती है हमारी? फॉरेन पार्टिकल जब भी बॉडी के अंदर आता है, तो उसे वो टटोलती है कि ये सही है या गलत है। इसका मतलब दरवाजे के बाहर खड़ा रखकर उसको चेक नहीं करती। जब बॉडी के अंदर वो आता है, एंटीजेंस अगर वो सीक्रेट कर रहा है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करना शुरू करेगी। उसके लिए हमारे WBC काम करते हैं, फाइटर टी सेल्स काम करती है, जिसे फाइटर सेल भी हम कहते हैं। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम का काम। एक इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी हमें जन्म के दौरान मिलती है, मदर की तरफ से, हमारी माँ की तरफ से। और एक इम्यूनिटी है तो ये है जो हमारा, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, जैसे जैसे वातावरण के साथ हम ढलते हैं, वैसे वैसे हमारी दूसरी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो दो तरीके की इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर होती है। तो ये जो इम्यूनिटी का जो काम है, वो काम धीरे धीरे इम्यून सिस्टम भूलने लगती है, जिसे हम कहते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है? आपने आपके घर को एक चौकीदार रखा है। उसका काम यह है कि बाहर का कोई अगर गलत व्यक्ति घर के अंदर आ रहा है तो उसे आने ना दे। अगर कोई आ भी रहा है तो उसे इंक्वायरी करनी चाहिए घर के जो लोग हैं उनके साथ कि ये सही है या गलत है। बट वो चौकीदार भूल गया है सब कुछ। उसे पता ही नहीं है कि घर कौन सा है या फिर किन किन लोगों को पूछना है, किसे अंदर छोड़ना है। जो भी आ रहा है उसे वो बाहर
जो बाहर से आ रहा है उसे घर के अंदर भेज रहा है। और कई बार ये भी होता है कि वो भूल जाता है कि घर के लोग मेरे हैं, तो वो बाहर के लोगों के साथ मिलकर घर के लोगों के ऊपर अटैक करने का काम करता है। तो ऐसे इम्यून सिस्टम को, जिसे हम कहते हैं एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, उसको भी रिवर्स करने का काम इस प्रोडक्ट के जरिए किया जाता है। बिकॉज एटो इम्यून डिसऑर्डर्स 99% न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ऐसा भी कहा गया है कि लगभग 8,500 से भी ज्यादा डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, कितने, मोर देन 8,500 diseases and disorders are happening due to the imbalancing in proteins, minerals, vitamins and fats। समझ रहे हैं आप? 8,500 से भी ज्यादा ऐसे डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं जो प्रोटीन, हार्मोन्स, मिनरल्स, विटामिन्स इनकी कमी के दौरान या फिर इनके अंदर इम्बैलेंसेस होने की वजह से हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज इंसुलिन। मेरे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा 50 ml होनी चाहिए। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, सटीक मत पकड़िए इसे। ml मेरे शरीर के अंदर उसे बनना है। अगर वो 40 ml बन रहा है तो क्या होगा? बाहर से इंसुलिन मुझे लेना पड़ेगा, बिकॉज उसके जो बैलेंसिंग लेवल थी वो इम्बैलेंस हो गई, है ना? तो बाहर से इंसुलिन मुझे लेना पड़ेगा। अगर इंसुलिन 50 चाहिए, बन रहा है 60, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसे कम करना चाहिए, या फिर एंटी इंसुलिन वाले मेडिकेशंस लेनी चाहिए, या फिर मुझे क्या करना चाहिए? ज्यादा मीठा खाना चाहिए ताकि वो इंसुलिन का लेवल बराबर करे। तो जो मात्रा है उससे ज्यादा या उससे कम अगर होता है तो उसे हम कहेंगे इम्बैलेंस। तो हमारे शरीर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हार्मोनल इम्बैलेंस दिखे जाते हैं। आप देखिए, जब भी फीमेल्स लगभग क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट प्रोबेबली हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे जाते हैं। जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट की लगभग 3 से 4 महीने के भीतर ये मोस्ट कॉमन देखा जा रहा है अभी, लगभग 10-15 साल के भीतर। पहले इतना नहीं होता था। तो वहां पे देखिए आप, एक शुगर टेस्ट की जाती है, और सबसे पहले कोई टेस्ट अगर की जाती है वो है थायराइड, जहां पे 3 चीजें देखी जाती हैं: T3, T4 एंड TSH। T3 एंड T4 ये ऐसे थायराइड के मॉलिक्यूल्स हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, जिनके अंदर अगर फ्लक्चुएशन दिखाई देती है तो वो बहुत जल्दी रिकवर की जा सकती है। अगर T3 के अंदर डिफ्लेक्शन मिल रहा है, T4 के अंदर भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से उसे रिवर्स किया जा सकता है। मतलब टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम लगेगा कंपेयर विद TSH। TSH जो है वो हार्मोनल इंबैलेंस के तौर पे देखा जाता है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर डिफ्लेक्शन हमें देखने मिलता है, तो उसे ओवरकम करने के लिए समय जो लगता है वो लंबा स्पैन लगता है। समझ रहे हैं आप? तो मोस्ट कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंसेस हमें दिखाई देती है। तो उन हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी ओवरकम करने के लिए क्या लगेगा हमें? न्यूट्रिशन ही लगेगा। बिकॉज मेडिसिन सिम्टोमेटिक तरीके से काम करती है। अगर मुझे पर्टिकुलर किसी तरीके का सिम्टम दिखाई दे रहा है, तो मैं उस सिम्टम को कम करने के लिए मेडिसिन लूंगा। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको वही पूछता है कि क्या हो रहा है ना? इसका मतलब जो हो रहा है वो ना हो, इसीलिए मेडिकेशंस दी जाती। बट आयुर्वेदा कहता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से आपको आपके शरीर का प्रोटेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से आपको आपके शरीर की निगरानी रखनी चाहिए। हम तो बहुत अच्छी तरीके से आउटर साइड से रख ही सकते हैं, बट इंटरनल साइड से रखने के लिए प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन अनिवार्य है ना? वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मैं फिर से एक बार दूंगा आपको, कि जो लोग एथलेटिक में आते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, जिम के अंदर जाते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर है, उनको अर्जिनिन नाम का एक मॉलिक्यूल या फिर एक सप्लीमेंट दिया जाता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन एलिवेशन करने के लिए डायरेक्टली कोई और चीज, या फिर मोस्ट प्रोबेबली शिलाजीत दिया जा सकता है। तो ये क्या करेंगे? आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेंगे। अगर मैं ये कहूं आपको कि दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, केसर, बादाम, मखाना, गन्ने का जूस, शहद, ये अगर सही मात्रा में आप सेवन करने लगोगे ना, तो आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए अलग चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाकई में बता रहा हूं। मतलब कोई ऐसी चीज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपके शरीर को याद नहीं। बिकॉज आयुर्वेदा हमेशा हमारे शरीर को एक्सेप्टेबल होने वाली चीजें ही मेटाबोलाइज बहुत अच्छी तरीके से करता है। अगर कोई चीज अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज ना हो रही है शरीर के अंदर,
इसका मतलब मेरे शरीर के अंदर वो जो इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रहा हूँ, वो जो खाना मैं खा रहा हूँ, वो बहुत सालों से मैं नहीं खा रहा हूँ, वो नया है मेरे शरीर के लिए। जैसे जैसे अभी 2-4 जनरेशन बाद अगर हम देखेंगे ना, हमारी 2-4 जनरेशन के बाद वाली जनरेशन, वो पिज्जा बर्गर को बहुत इजीली मेटाबोलाइज कर ली। बट आज हम उतने इजी तरीके से बर्गर पिज्जा फास्ट फूड को मेटाबोलाइज नहीं करते। अगर मैंने एक बर्गर खाया तो 2-3 घंटे मुझे भूख नहीं लगेगी। बट मैंने एक रोटी खा ली है तो 2 घंटे के भीतर मुझे और भूख लग सकती है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी तरीके से हुआ है। तो ये हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन देखने मिलता है, अगर जो चीज हम रेगुलर बेसिस पे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। तो इबैट्रिम हिबारिस मोर पर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके इंग्रेडिएंट्स, ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हमारे शरीर के अंदर इजीली मेटाबोलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के अंदर अगर वो जाते हैं तो जल्दी अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बनाते हैं, ताकि एनर्जी के अंदर अच्छा कन्वर्जन हो जाए और हमारे सभी अंगों को, विभिन्न प्रणालियों को वो मिले। तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत वाकई में शानदार प्रोडक्ट है, जो हर किसी ने इसका रेगुलर बेसिस पे यूज करना है, करना ही चाहिए। ये तो एक जनरल एक ओवरव्यू हम बता रहे हैं प्रोडक्ट का, किस तरीके से प्रोडक्ट काम करता है। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे सर के बाल झड़ने से लेकर पैर के नाखून तक सभी अंगों के ऊपर, सभी प्रणालियों के ऊपर, सभी सेल्स के ऊपर सिमिलर स्वरूप में काम करता है। अगर मैं ये कहूं कि न्यूरोलॉजिकल बैरियर के अंदर ये अच्छी तरीके से काम करता है, नेक्स्ट सेशन हम लेने वाले हैं इपिलेप्सी के ऊपर, मिर्गी के दौरे, उसके ऊपर हम एक सेशन लेंगे। एक सेशन हम लेंगे डिसीज के ऊपर, उसके बाद एक सेशन लेंगे हम इंग्रेडिएंट। ठीक है। और आज मैं चैट बॉक्स के अंदर कल का जो सेशन हमारा हुआ है उसके एक लिंक आपको भेजूंगा, ताकि आपको जब भी मौका मिले आप उस सेशन को आपके सुविधा अनुसार देख पाओ। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे शरीर को बहुत सही मात्रा में संतुलन में लाने का काम करता है। संतुलन अगर शरीर का बनाए रखा जाए तो हम बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टिव हेल्थ के अंदर काम कर पाएंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे बॉडी को अल्कलाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा शरीर अल्कलाइन हो गया तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक है, जो माउथ से लेके मेरे पेट तक एक्सक्रीशन के दौर पे भी, तो वो 99% खराब हो जाएगा अगर मेरा शरीर अल्कलाइन हो गया तो। बिकॉज फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड लगता है, वहां पे गर्मी लगती है ना। तो मेरे शरीर का जो पीएच है वो पीएच बैलेंसिंग मोड में आना चाहिए। मतलब कितना? 6.35 टू 7.35 इसकी उतनी ये एक रेंज है। तो 0.10 का बफरिंग मैकेनिज्म वहां पे दिया जाता है। जब भी मैं खाना खा रहा हूं तो मेरे शरीर का एसिडिक कंडीशन बढ़ता है, बिकॉज एसिड सिक्रीशन मेरा शरीर करता है। जब उसे पता चलता है कि पेट के अंदर कोई कंटेंट आया है, कोई खाना आया है, उसे मुझे डाइजेस्ट करना है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वहां सीक्रेट होती हैं, वो अपना काम करती है। उसके बाद फिर मेटाबोलाइट किए जाते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, फिर अलग कन्वर्जेंस होती है शरीर के अंदर। अगर मेरे बॉडी का पीएच अगर अल्कलाइन हो जाएगा तो वो कॉम्पेंसेट किया जाएगा एसिड के साथ। तो एसिडिक कंडीशन थोड़ी सी वहां पे बढ़नी चाहिए डाइजेशन के लिए। अगर वो नहीं बढ़ी, अल्कलाइन नहीं रहा, तो मेरे पेट के अंदर का जो खाना है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। बहुत लोगों को मैं ये भी देखता हूँ कि दिन में वो 2 से 3 बार पान खाते हैं। तो पान आपको अगर आदत है तो अच्छी आदत है। ऐसा पान खाना चाहिए जो हम थूक ना सके, उसे हम निगलना चाहिए, है ना। तो वो अगर दिन में एक बार आप खाओ, मोस्ट प्रोबेबली रात के समय में जब आप 7 से 8 के बीच में खाना खाते हो, 8:30 के लगभग आप अगर पान खाओगे तो आपका शरीर का डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, आपके बॉडी को कैल्शियम भी अच्छी तरीके से मिलेगा। तो थोड़ा सा सावधान पूर्वक ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक जनरल प्रोस्पेक्ट था इस प्रोडक्ट को लेते हुए। अभी हम हमारा जो मेन सेशन है वो शुरू करेंगे, जहां हम बात करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने। तो अगर प्रतीक सर अवेलेबल है तो मैं उनके तरफ हैंड ओवर करता हूँ कि आज हम अगला सेशन हम शुरू करें। अभी मैं एक यूट्यूब लिंक आपको भेज रहा हूँ, जहाँ पे आपको कल का सेशन देखने मिलेगा। कल हमने अकर करा इस इंग्रेडिएंट के बारे में बात की, जो हमारे अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स से आपको दूर रखता है। जितने भी तरीके के पेन्स हैं आपके शरीर के अंदर, उससे भी दूर रखने का काम करता है। मतलब एक नेचुरल पेन किलर के हिसाब से भी ये प्रोडक्ट काम करता है। आपको अलग तरीके के पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकर करा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो
बाय डिफॉल्ट एज अ पेन किलर के तौर पे काम करता है। डायबिटीज के अंदर भी इसके अच्छे रोल हमें दिखाई देते हैं। हमारे डाइजेशन को तो ये बहुत प्रोबेबली इतना अच्छा बनाएगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा लगभग 1 वीक के भीतर कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से होने लगा है। अभी डाइजेशन अच्छे से होना मतलब आपका जो पेट है वो पेट एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। तो वो आपको लगभग 1 वीक के अंदर दिखाई देगा। तो मैं अभी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को लिंक मिली। तो अगर प्रतीक सर यहाँ पे अवेलेबल है? यस सर, आई एम देयर। यस। यस सो यस, आई एम ओवर टू देयर। यू सर। या थैंक यू सो मच विनय सर, पहले तो बहुत अगेन वंडरफुल सेशन यू हैड टुडे। अब हम सर थोड़ा क्वेश्चन आंसर पहुंचते हैं, है ना। तो सर क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, और आज हमारे साथ वंदना जी भी हैं, विवेक नायक सर भी हैं। तीनों हम आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना। और सभी पार्टिसिपेट्स, मैं अभी जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, चैट बॉक्स, वो ओपन टू ऑल कर रहा हूँ। तो आप सब अपने क्वेश्चंस रख सकते हो। तो विनय सर, सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है कई लोगों की, क्या अस्थमा पे काम करता है, क्या ये इन्फेक्शन पे काम करता है। तो कई बार लोग बोलते हैं ये डिजीज पे काम करेगा, वो डिजीज पे, तो उस पे क्या हमें रिप्लाई करना चाहिए। यस। इन्फेक्शन के ऊपर अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हो। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर जब भी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ता है, तो वो डिनोट करता है कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर अलग तरीके के इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस पार्टिकल की ग्रोथ हो रही है। तो देखिए, जब भी शरीर के अंदर पीएच अगर बैलेंस मोड में अगर आता है ना, तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स वहां पे सरवाइव नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जब आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करोगे रेगुलर बेसिस पे, तो लगभग 3 से 4 महीने के भीतर, अराउंड 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के बाद आपका जो शरीर है वो इतना अच्छे तरीके से काम करेगा कि आप खुद नोटिस कर पाओगे कि आपको जो इन्फेक्शंस पहले रेगुलर बेसिस पे होते थे, वो इन्फेक्शंस अभी आपको नहीं हो रहे, बिकॉज आपका शरीर बहुत अच्छी मात्रा में संतुलन में आ चुका है। और इसके अंदर सैबरी है, दैट इज विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है इसके अंदर है। कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से है। अश्वगंधा भी है, अदरक भी है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पे भी बड़ा शानदार तरीके से काम करता है। इन्फेक्शन होने के बाद शरीर के अंदर जो भी दिक्कतें हमें दिखाई देती हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करेगा। ये बात अलग है कि जब हमें इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट जैसे हम कैंसर के बारे में कहेंगे कि 3rd स्टेज या 4th स्टेज में है, तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन की अगर हम बात छोड़ दें, तो रेगुलर बेसिस पे बहुत शानदार तरीके से हमें रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं इन पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। अब एक विनय जी। जी। विनय जी, विवेक बात कर रहा हूँ। हेलो सर। यस। हेलो सर। और काफ़ी अच्छा आपने उसको जो कवर किया आज उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए पहला एक्सपीरियंस था, और जो लोग ऑलरेडी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं, एसोसिएट मेंबर है, उनके लिए भी कुछ प्रश्न हमारे बीच में हैं जो लोगों को काफ़ी कॉमनली वो लोग पूछते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा जो आज के समय में चल रहा है वो नी रिप्लेसमेंट का चल रहा है सर। कि लोगों को जी। जनरली आजकल जॉइंट पेन रहते हैं, और कई लोगों को इमीडिएट डॉक्टर जो हैं या मेडिकल साइंस बोलें कि उनको नी रिप्लेसमेंट के लिए इमीडिएट बोल देते हैं। तो उसके लिए अगर मान लीजिए हम उस पोजीशन में अगर कोई है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो, कितना टाइम हमें इसको देना चाहिए? क्योंकि मेडिकल तो उसको डराता है कि फटाफट करो वरना आपको जो है वो चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। यस तो यस इसमें यस। आप क्या बोलते हैं? देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और अर्थरेटिकल का एक सेशन हमने लिया था। अभी जो लिंक मैंने चैट बॉक्स में दी हुई है, आप उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अर्थराइटिस का बहुत शानदार सेशन हमने लिया था लास्ट टाइम। तो वहां पे हमने बहुत शानदार तरीके से बात की। देखिए, एक T4 नाम की टेस्ट होती है, जहां पे बोन्स की डेंसिटी डिटरमाइन की जाती है। अगर वो 0 से +1 से 0 के बीच में अगर है, तो आपके बोन्स के अंदर कैल्शियम की डेंसिटी बहुत अच्छे से है। अगर वो -1 तक है, तो आप फर्स्ट स्टेज में आते हो, फर्स्ट ग्रेड में आते हो, जहाँ पे कैल्शियम डिफिशियंसी है। कैल्शियम का मतलब वहां पे विटामिन D3 भी आता है। तो वो डिफिशियंसी अगर है, तो उसे ओवरकम करना थोड़ा सा इजी होता है, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेज के अंदर है। अगर वो ओके। -2 या -3 या -4 के अंदर रेंज में चले गए हैं, जहां पे रेड जोन दिया जाता है, जहां पे बोन बहुत फ्रजाइल हो गए हैं, या फिर उनकी बोन के अंदर जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो बहुत बढ़ चुके हैं,
मतलब कैल्शियम वहां पे 15 से 20% ही है। तो ये संभव नहीं होता बहुत जल्दी कि हमारे शरीर के अंदर जो 80% का गैप है वो बहुत जल्दी और असरदार तरीके से ओवरकम। बिकॉज ये जानना भी हमें जरूरी है, जब भी कैल्शियम डिफिशियंसी हमें दिखाई देती है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होना ये बहुत हार्ड सिस्टम है हमारे शरीर के लिए, है ना। जो रॉ मटेरियल हम खाते हैं ना, वो भी हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो हमें उसे बॉईल करके, बॉईल करने के बाद क्या 50% तो वो डिनेचर हो जाता है, और रिमेनिंग जो है फिर हमें उसे मेटाबोलाइज करने के लिए समय ज्यादा लगता है। तो कैल्शियम डायरेक्टली हमारे शरीर के अंदर मेटाबोलाइज होना और डिपॉजिट होना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। तो जब भी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करना है, तो हम उस वक्त थोड़ा सा रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। बिकॉज अगर बोन्स एक दूसरे के साथ घिस रहे हैं, तब भी हम ये बता सकते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर है, कार्टिलेजेस अंदर के घिस चुके हैं, ऑयल भी कम हो चुका है, और जो दो बोन है उनके अंदर थोड़ा सा गैप होता है जहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, जो इजीली फ्रिक्शन नहीं होने देते, जो मूवमेंट के लिए असरदार तरीके से हम्म। काम करते हैं। कार्टिलेजेस अगर घिस चुके हैं करेक्ट। और ये दो बोन भी अगर घिसने लगे हैं, फर्स्ट स्टेज है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि कुछ समय के बाद हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट अगर ये दो बोन की डेंसिटी भी कम हो चुकी है और ये बहुत ज्यादा घिस चुके हैं, तब हम ये कह पाना मुश्किल है कि कितने अच्छे रिजल्ट हमें मिल पाएंगे। ओके। मतलब फिर भी अपने को, अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेज है तो फिर भी 6 मंथ अपने ऐसा टाइम रखें जिसमें आप मिल रिजल्ट एक्सपेक्ट सकते हैं। कर सकते हैं। यस यस। जी। दूसरा सर, एक और प्रश्न है कि मतलब जैसे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो कई पेरेंट्स को ये भी डर लगता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट जो हैं वो बच्चों के शरीर के लिए स्टार्टिंग में नुकसानदायक तो नहीं रहेंगे, उनको ओवरडोज तो नहीं रहेगा इन सब विटामिन मिनरल्स जो भी हम कवर कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से मिनिमम एज क्या हो सकती है जिसमें हम दे सकते हैं बिना किसी इशू के? यस, ये भी एक अच्छा सवाल है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अलग तरीके से आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब विनय भी जी, बच्चे इसमें हम दो 5। चीजें विनय जी, इसमें दो चीजें अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ऐसा कि एक नॉर्मल चाइल्ड है तो उसका, और एक है जिसको कुछ मतलब चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ हैं, तो उसमें अपन दोनों बच्चों में कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं यस सर? यस यस, बिल्कुल यस। बिल्कुल। दोनों दोनों भी कंडीशन में अगर 12 साल से 10 साल से छोटे बच्चे हैं, तो उनको हमें दिन में एक ही बार देना है, लगभग एक मटर के दाने कितना, एक चने के दाने कितना, दैट इज सफिशियंट। अगर डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं वो, तो आधा ग्लास गुनगुना पानी रखिए, उसके अंदर एक मटर के दाने कितना प्रोडक्ट डालिए, उसे कंप्लीटली विगरसली शेक करिए, मिक्स करिए चम्मच से, और वो पानी उनको पिलाने के लिए दीजिए आप, पीने के लिए दीजिए। तो लगभग 10-12 साल के नीचे के बच्चे हैं तो उनको हम दिन में एक बार इस तरीके से दे सकते हैं, चाहे वो बच्चा नॉर्मल है या फिर किसी पर्टिकुलर डिसीज या डिसऑर्डर से जूझ रहा है। तो जैसा आपने अभी कहा कि बच्चों को ये देना कितना सेफ रहेगा, तो ये थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, बच्चों के बॉडी के अंदर ना न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी नहीं होती, बट उनको न्यूट्रिशन ज्यादा मात्रा में लगती है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज के अंदर है ना। उनके बॉडी के अंदर विभिन्न हिस्से, विभिन्न ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, वो डेवलप हो रही है। तो जब भी डेवलपिंग मोड में कोई बच्चा रहता है, तो उनको रिसोर्सेज ज्यादा लगती है ना। और एक चीज हमें देखने मिलती है कि बच्चा अगर एक चॉकलेट खाता है, एक कैडबरी खा रहा है, या फिर एक चिप्स का पैकेट खा रहा है, या फिर कुरकुरे खा रहा है, तो उनके शरीर के अंदर ना ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार खाना चाहिए, दिन में 3 बार खाना चाहिए। वो बच्चा, नेचर ने हमें इतना अच्छा बनाया है ना, हम क्या करते हैं, अभी मैं जो मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और कैलोरी डेफिशिएंट खाना खाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं सब लोग, करेक्ट। कैलोरी डेफिशिएंट। बट जब एक बच्चा 5 रुपए का चिप्स का पैकेट खाता है, तो उसके शरीर के अंदर उतनी ज्यादा मात्रा में कैलोरीज ऑलरेडी जा चुकी है कि वो खाना नहीं खाएगा। अगर आप उसे जबरदस्ती खाना खिला रहे हो, तो वो उसके शरीर में किसी भी तरीके से काम नहीं करता। ओके। तो आप जब ये प्रोडक्ट बच्चों को दोगे, तो बच्चों को जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, डिफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, तो वो रिक्वायरमेंट के जरिए अच्छे से मिल पाएगी। तो बिल्कुल सेफ रहेगा। जब भी बच्चे बाहर का खाना शुरू करते हैं, बर्गर, पिज्जा, समोसा, चॉकलेट्स, टॉफीज, ये जब भी बाहर का खाना शुरू करते हैं, तो दिन में आप एक बार बच्चों को डेफिनेटली दे सकते हैं, जो उनकी ग्रोथ के अंदर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसमें सर एक प्रश्न और भी, जैसे साथ में अगर अटैच करें कि 4 साल का अगर बच्चा है और थैलीसीमिया वाले चैलेंज से अगर वो लड़ रहा है, तो उसमें भी हम इस चीज को कर देखिए, सकते हैं? थैलेसीमिया जो है, वहां पे बॉडी के अंदर ब्लड ही नहीं बनता। तो उस तरीके में हमें ये प्रोडक्ट लगभग 4 या 5 लोगों को हमने दिया था प्रोडक्ट, ट्रायल एंड एरर बेसिस के ऊपर। कुछ खास रिजल्ट हमें नहीं मिला है, बिकॉज आरबीसी का प्रोडक्शन हमारे बोन मैरो के अंदर होता है, और बोन मैरो के अंदर अगर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे
अलग तरीके से कोई मेडिकेशंस देके ब्लड आरबीसी का प्रोडक्शन करना इम्पॉसिबल है। तो थैलेसीमिया के अंदर हमें अच्छे रिजल्ट अब तक नहीं मिले। ओके, ठीक है। यस और जी। यस मैडम, जी वंदना जी। यस, आज हम तीनों को बेनिफिट मिला है आपसे क्वेश्चन आंसर करने का। थैंक यू तो सो मच। जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छा यहाँ पे एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया सबको। लेकिन ये एक जैसे आपने यहाँ पे इतना सारा इसके ऊपर स्टडी किया है, इतना सारा रिसर्च किया है, तो आप अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे बात है जनरल, जो यहाँ पे सब लोग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो अलग अलग फील्ड से आए हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे एक वो बात कर सकते हैं कि बायोटोरियम की बात करें, तो उसमें कैसे होता है कि एक लोग ये पूछते हैं कि अगर हमको सिंपल वे में एक या दो सेंटेंस में किसी को मोर पावर के बारे में बताना है, तो हम लोग इसके स्पेशल जो बोलते हैं ना कि पंच लाइन, क्या बोल सकते हैं इसका? ये प्रोडक्ट है जो आपके हर सेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो हर सेल का मतलब क्या हुआ? ब्रेन की सेल अलग, हार्ट की सेल अलग, लंग्स की अलग, पेट की अलग, हाथ की अलग, पैर की अलग। तो हमारी शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, उनकी जो भूख है उसे कंप्लीट करने का काम इस प्रोडक्ट के द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये एक लाइन अगर हम बता दें तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये वर्क करता यस, जैसे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ज्यादातर मोर पावर में जो डिस्ट्रीब्यूटर या फिर हमारे कस्टमर जिसको हम शेयर करते हैं, तो जो कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब इनटेक करने की कोई चीज आती है ना, तो लोग है। जी। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें क्या है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, या फिर साइड इफेक्ट्स करेगा, नेचुरल है, हर चीज बताते हैं। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं कस्टमर के दिमाग में। तो ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं कि जिसमें हम लोग उसके जो क्वेश्चन है उसको क्योर कर सके? देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले जितने भी सर्टिफिकेशंस मिलती हैं हमें हमारी डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पे, वो सब सर्टिफाइड इसके अंदर है। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री से आयुष सर्टिफिकेट हमें मिला है। और जो लैब सर्टिफिकेट हम साथ में देते हैं, आपको मिलता है बॉक्स के ऊपर जब आप स्कैन करोगे तब। वो एक ऐसी लेबोरेटरी से हमने किया है जो लगभग 45 दिन का समय उनको लगा उस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और जो भी एनालिसिस उन्होंने की है, लगभग, अगर मैं बताऊं आपको कि एक्स केमिकल उन्होंने यूज किया एनालिसिस के लिए, वाई केमिकल यूज किया है, जेड केमिकल यूज किया है, तो वो पूरा बैकग्राउंड का डेटा, रॉ मटेरियल का डेटा उनको गवर्नमेंट को सप्लाई करना होता है। और जब गवर्नमेंट फिर से एक बार चेक करती है और जब सही मायने में जो भी एनालिसिस उन्होंने किए वो अगर सही है, तभी वो लैब रिपोर्ट हमें मिलती है। तो वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है। तो हमें ये डरने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट कितना असर करेगा या किस तरीके से वर्क कर पाएगा। थैंक यू विनय जी। और जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन आंसर रखा, तो अभी चैट बॉक्स में सब लोग लिख रहे हैं, जैसे कि अलग अलग बीमारियों की मैसेज आ रहे हैं कि ये बीमारी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि बीमारी और डिसीज के ऊपर अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे डिसीज है, और करेक्ट। क्वेश्चन आंसर कभी खत्म ही नहीं होंगे हमारे। ठीक है, तो करेक्ट। इसका अगर कुछ हम रिप्लाई कर सके सबको, तो क्योंकि सबके जो मैसेज आ रहे हैं सब अलग अलग, यस, यस, यस। सबके अलग अलग बीमारियां फेस कर रहे होते, तो सब अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जैसा मैंने अभी प्रेजेंटेशन के अंदर कहा कि लगभग 8,500 से भी ज्यादा डिसीजेस, बीमारियां ऐसी हैं जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस की वजह से हमें दिखाई देती। और एक मैं चीज हम्म। बताता हूँ, अब तक तो हमने डिफिशियंसी के बारे में बात की है ना, कि कैल्शियम डिफिशियंसी हुआ तो ये होगा वो होगा। कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ज्यादा हुआ तो उसके भी क्लॉट्स बनते हैं। वो भी क्लॉट्स बनती है हमारी ब्लड वेसल के अंदर। तो वो बहुत ठीक बनती हैं, बहुत हार्ड बनती हैं, उसे क्रश कर पाना भी मुश्किल होता है। तो ये प्रोडक्ट वैसे अगर कैल्शियम की या फिर किसी अलग तरीके के स्टोन्स भी बने ना, उसको भी ओवरकम करने का काम करेगा, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर को संतुलित मात्रा में लाने का काम करेगा। तो आपको अभी तय करना है कि आप जिस डिसीज या डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हो, वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से है या किसी और तरीके से हुआ है। तो अगर ये आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओगे तो आपको ये तुरंत समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट अगर हम रिकमेंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से वो दिक्कत हमें मिली है। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट हम लोग क्योर कर यस। सकते हैं। यस। यस यस। और यहाँ पे एक डोज के बारे में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं
सब लोगों को पता है, आपने बहुत सारी बार यहाँ पे सेशन के माध्यम से बताए, ऑफलाइन भी आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में बताए, लेकिन फिर भी हमेशा क्वेश्चंस लोगों के होते हैं डोज के बारे बार कि क्या और किस तरह से कितना लेना है, और बच्चों के बारे में खास पूछते हैं लोग, देना है कि नहीं देना है। जी, देखिए बच्चों के बारे में अभी हमने बता दिया कि बच्चों को दिन में एक ही बार हमें देना है लगभग एक मटर के दाने कितना, सुबह और शाम। ऐसा दो तरीके से नहीं करना है, एक बार हम दे सकते हैं। सुबह अगर दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, दोपहर में दोगे तो भी दिक्कत नहीं है, रात में दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो उनको दिन में 2 बार ये प्रोडक्ट लेना है, सुबह और शाम। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको लेना है ब्रश करने से पहले। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके फिंगर क्या कहेंगे हम, फिंगरप्रिंट्स अलग है, रेटिना अलग है, यूनिक है सभी लोगों का। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर मिलने वाले जो सलाइवा है वो भी अलग है, और उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हमें बहुत शानदार तरीके से मिलते हैं। तो ये जो सलाइवा ओवरनाइट से बना हुआ होता है, उसे वेस्ट करने के बजाय उस सलाइवा के साथ हमें ये प्रोडक्ट को मिक्स करना है। आधा चम्मच आपको लेना है, आपके बॉक्स के अंदर आपको चम्मच भी दिया गया है, तो उसका आधा चम्मच प्रोडक्ट लेना है, उस सलाइवा के साथ मिक्स करना है, मतलब रोल ऑन करना है। जब तक इसका जूस निकलेगा आपको एंगल्फ करना है। 10 एक मिनट के बाद इसे चबा करके आप खा सकते हो। 15 मिनट के बाद आपको आधे से 1 गिलास गुनगुना पानी बहुत अनिवार्य है लेने के लिए, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर अच्छा काम करेगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को अच्छा काम करेगा, हीमोग्लोबिन को भी सर्कुलेट करने में अच्छा काम करेगा, फेरस को भी मेंटेन करने का काम करेगा, और जो खून के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होती है ना, जो सर्कुलेशन के अंदर काम करता है, तो उसको भी मूव ऑन करने का बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो समर सीजन के अंदर भी मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप भी थोड़ा सा गुनगुना पानी दिन में रेगुलर बेसिस पे पिया करें। ये तो रहा सुबह का। रात को खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको लेना है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से परेशान है, तो लगभग 90% लोगों को वो तकलीफ है ही। तो खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको फिर आधा चम्मच लेना है। उसी तरीके से एक 10 मिनट तक उसे रोल ऑन करना है, फिर आधा एक 15 मिनट के बाद आधे से 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। तो ये 2 तरीके हैं आपको सुबह और शाम यूज करने के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए ये प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो वो सुबह शाम अलग अलग यूज करने की जरूरत नहीं है। जो चम्मच आपको दिया गया है वो फुल स्पून आपको रात को एक ही बार लेना है, और आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। आपको 10 से 15 मिनट के बाद आधे से 1 कप ठंडा दूध पीना अनिवार्य है। तो आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म काउंट को बढ़ाएगा, उसकी मोटिलिटी को बढ़ाएगा, थिकनेस को बढ़ाएगा, लोकोमोशन को उसके बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी भी को इम्प्रूव करेगा। तो ये 2 ही सिस्टम है जो हमें प्रोडक्ट को लेना है। सर यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पे स्वर्ण भस्म जो आपने बताया यूज किया है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे कि उससे कुछ नुकसान तो नहीं होता है, क्योंकि जो जो बंदा इसके बारे में नहीं जानता है ना, उसके जी दिमाग में जी। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा ये बहुत कहते हैं कि अगर ये मोर पावर जैसे हमने बताया सप्लीमेंट्री है, तो इससे क्या मोटापा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा आकर करा जो कल का सेशन था ना, वो लिंक मैंने भेजा, आप एक बार चेक करना। उसके अंदर मैंने कहा है कि ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। डाइजेशन अगर आपका सही मायने में काम करने लगा ना, तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। वेट लॉस एक ऐसा एक सब्जेक्ट है ना, कि जहाँ पे हम कोई चीज अगर बता दें तो लोग उसे क्लेमेबल बनाते हैं। इसलिए हम हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर वेट लॉस के बारे में बात नहीं करते। बट बहुत रिजल्ट हमें मिले हैं ऐसे कि जिनका वेट लॉस हुआ इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद। बट रेगुलर बेसिस पे सटीक मात्रा में इसको आपको यूज करना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपने पूछा था, मैं पढ़ पा रहा था यहाँ पे, स्वर्ण भस्म, यस। देखिए, ऑर्नामेंट्स पहनने का भी एक रिवाज हमारे हिंदुस्तान में है। और अगर मैं 1 साल से गोल्ड पहन रहा हूँ, तो 1 साल के बाद जितना उसका पहले वजन था उतना वजन अभी नहीं है। वो मेरा शरीर ने थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। इसीलिए तो हम गोल्ड वगैरह पहनते हैं ना, कि हमारे शरीर के अंदर वो मिले। हमारे स्पर्म के टिप के ऊपर गोल्ड पार्टिकल रहता है, जो हमारे स्पर्म के अंदर के डीएनए की मेंटेन करके रखता है। अगर स्वर्ण आपके शरीर के अंदर अच्छे से जाता है ना, आपका ब्रेन, न्यूरो डिजीजेस, आपके ब्रेन की पावर, आपका आईक्यू, और जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी मिलती है, वो जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर भी ये काम करता है। देखिए, जब बच्चे पैदा होते हैं 2 से 3 महीने के बाद, उनको जो सबसे पहले दिया जाता है ना, जो चटाते हैं, शहद, और उसके साथ 100% गोल्ड भी दिया जाता है, ताकि उनका ब्रेन अच्छे से काम करे। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस एज के अंदर भी गोल्ड यूज करने में मिल रहा है खाने के तौर पे, और वो एडिबल गोल्ड है।
देखिए, ये एक प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्शन वाला नहीं है, ये फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है। तो ये हमने एहतियात 100% मेंटेन किया है कि किसी को ये प्रोडक्ट अगर अच्छा लगे और उसने 4-5 चम्मच खा लिया, तब भी उसके बॉडी को जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, रिमेनिंग जो है बॉडी के बाहर निकल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आधा चम्मच लीजिए सुबह, आधा चम्मच शाम में लीजिए। ये मैंने बनाया प्रोडक्ट, मेरे मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा भी कह सकता हूँ कि दिन में 4 चम्मच सुबह, 4 चम्मच शाम में खाइए, जितना बिकेगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो हम ऐसा कभी नहीं कहते कि आपको इतना ही, कहते हैं कि सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच ही आपको खाइए, बिकॉज जितना ज्यादा खाओगे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए उतना आधा चम्मच में आपको मिलता है। तो डरने की बात नहीं है। यस। सर, एक क्वेश्चन बार बार लोगों का आ रहा है कि मोर पावर खाने के बाद लोगों को एसिडिटी सी फील हो रही है। यस, कई लोगों को, एसिडिटी। मतलब नॉट मैक्सिमम, बट एक दो लोगों को एसिडिटी फील हुई, तो उसका क्या हम बताना चाहेंगे? देखिए, जब भी कोई प्रोडक्ट ऐसा हो जो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को एलिवेट करने का काम करे, या फिर अर्जिनिन जैसा एक कंटेंट आए, या फिर अश्वगंधा भी आप ले रहे हो, या फिर हल्दी का दूध भी आप पी रहे हो ना, अगर आपने हल्दी का दूध, जब दूध बॉइल्ड होता है उस वक्त अगर हल्दी आपने डाल दी, तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मतलब एसिडिटी नहीं होगी। बट जब ठंडा हो चुका है, ऊपर से हल्दी मिक्स करके आप पियोगे ना, कुछ लोगों को उसके बाद भी एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। तो एसिडिटी का बढ़ना ये हमारे लिए अच्छी बात है, बिकॉज ये हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर जाकर काम कर रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा बॉडी का और एसिडिक कंडीशन भी बढ़ेगी। बट अगर ज्यादा आपको एसिडिटी की तकलीफ हो रही है, तो प्रोडक्ट थोड़ा सा उसका क्वांटिटी कम करके आप यूज कर सकते हैं। या फिर मैंने बहुत बार ये भी बताया कि चूने का पानी जो होता है ना, लाइम वाटर, तो वो भी आपको यूज करना है नेचुरल तरीके से, आपके बॉडी को वो कॉम्पनसेट करने का काम करेगा। एसिडिक कंडीशन बढ़ रही है, ये डरने की बात नहीं है। थोड़ा सा प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम करिए आपको, और दिन भर गर्म पानी पी सकते हैं आप। गर्म पानी से एसिडिक कंडीशन कम होती है। तो हमें थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, हम ठंडा पानी पीते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर इनो पीते हैं ठंडे पानी के अंदर, जो अच्छा हमें रिजल्ट मिले। बट गर्म पानी अगर आप पियोगे तो एसिडिक कंडीशन उससे भी कम हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद आपकी एसिडिटी 100% कम हो विनय जी, एक प्रश्न और है। किडनी और शुगर, किडनी और जाएगी। शुगर एक साथ हैं अगर मान लो ये चैलेंज, तो इस पे ये प्रोडक्ट के लिए किन चीजों का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा? ये क्वेश्चन हमको थोड़ा सा बार बार आ रहा है सर। देखिए, किडनी की अगर बात करें ना हम, तो आपको बहुत सारे पथ्यों करने पड़ेंगे, बहुत सारे पथ्य करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा। जैसे कि आपको स्पिनच नहीं खाना है, आपको खीरा नहीं खाना है, आपको टमाटर नहीं खाने हैं, आपको ब्रिंजल नहीं खाना है, आपको डेयरी वाले कोई प्रोडक्ट नहीं खाने हैं, ना छाछ, ना दही, ना दूध, ना कॉफी। ये सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा इनका, अगर आप किडनी से थोड़े से परेशान हो तो। ये मैं कर रहा हूँ क्रिटिकल कंडीशन की बात, अगर जनरली अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा प्रमाण भी कम कर देगा तो दिक्कत नहीं है। ओके। हम किडनी पेशेंट को कब रिकमेंड नहीं करते हैं? जब पर्सन डायलिसिस पे, बिकॉज जब एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन में है तो ट्रायल एंड एरर करने का कोई वहां पे जरूरत नहीं है, इसलिए हम उनको रिकमेंड नहीं करते। डायबिटीज की अगर हम बात करेंगे, तो जब भी HbA1c उनका 7 से ज्यादा है, तो उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते। अगर किसी पर्सन ने गलती से खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब कोई पर्सन क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है, तब डॉक्टर्स भी ज्यादा रिस्क नहीं लेते। तो हम न्यूट्रास्यूटिकल वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोटेक्शन की, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की वजह से जो दिक्कत है उसको ओवरकम करने की। बट अगर कोई पर्टिकुलर क्रिटिकल कंडीशन या डिसीज के अंदर बात कर रहे हैं, तो जरूरत नहीं है हमें वैसे पर्सन को देने की। याद रखिएगा, डायबिटीज के अंदर जब भी एच बी ए वन सी एक ऐसा कंडीशन होती है जिसको देखने के बाद ही डॉक्टर ये तय करते हैं कि आपको इंसुलिन देना है तो कितना देना है, अगर नहीं देना है तो टैबलेट आपको रिकमेंड करेंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपकी शुगर 200 है, 250 है, 300 है, इससे मतलब नहीं है। आपकी शुगर कितनी कम है उससे भी मतलब नहीं है, आपका HbA1 से कितना है वो डिटरमाइन करता है आपको इंसुलिन देना है या टैबलेट देना है। तो जब भी प्रोडक्ट किसी डायबिटिक पर्सन को दे रहे हैं, तो जरूर यह ध्यान रखिएगा कि उनके HbA1 से कितना है। लेस देन 7 है, 7 से कम है, तो डेफिनेटली हम हमारा प्रोडक्ट कम मात्रा में उनको दे सकते हैं, चाहे वो इंसुलिन भी ले रहे हैं तब भी दिक्कत नहीं है। बट HbA1 से उनका 7 से ज्यादा है और वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, टैबलेट भी नहीं ले रहे हैं, फिर भी उनको हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना, क्योंकि फिर से एक बार, क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, हम जनरल वेलबींग के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं।
करेक्ट। और मतलब सर, जहाँ तक ऐसा लगता है कि अगर एक ही कोई प्रोडक्ट हमें सारी चीज़ें हमारे शरीर का पूरा कर रहा है, जो आपने बताया कि तो वो सैनिक है लड़ने के लिए, जिनको जहाँ जरूरत होती है वो वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री उस अपने वर्क को करने का काम करते हैं। फिर भी दो तीन लोगों का बोलना है कि यार दूसरी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में इसको लिया जा सकता है। देखिए, तो आपके जो मेडिसिन चल रहे हैं ना, वो तमाम मेडिसिन आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। कोई आप किसी ने ये भी क्वेश्चन किया कि आप कोई और तरीके के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर बेसिस पे जो चीज खा रहे हैं वो खाइए, किसी चीज को बंद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मेडिसिन भी आप ले रहे हैं ना, जितना रिसर्च मैंने इस प्रोडक्ट के लिए किया है, आज भी मैं बहुत सारा स्टडी करता हूँ, तो आने वाले दिनों के अंदर आपके डॉक्टर्स जहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, जहाँ से दवाएं लेते हो, वही डॉक्टर आपके डोसेज को कम करके आपको देंगे। इतना सक्षम ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको किसी और चीज को बंद करने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विथ एवरीथिंग यू कैन टेक दिस प्रोडक्ट। आपको सुबह, और ये भी चीज हमें दिखाई देती है, कुछ लोगों को सुबह उठते बराबर सबसे पहले चाय पीने की आदत है, या गर्म पानी पीने की आदत है, या फिर कुछ काढ़े पीने की आदत होती है। उसके बाद ही वो कोई और चीज खा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप सुबह भूल चुके हो, दोपहर में 12 बजे आपको याद आया, 12 बजे भी आप प्रोडक्ट खा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। ओवर टू यू तो सर। एक चीज हमको क्लियर हुई, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ में हैं, कि ये बहुत क्लियर उन्होंने, विनय जी ने भी हमको बोला, हम लोग अपने सेशन में भी ये बात करते हैं कि अगर आपकी कोई भी मेडिकल चल रहा है, मेडिकल आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बंद करने की जरूरत नहीं। ये प्रोडक्ट जब बॉडी में आपके असर करना चालू करेगा तो ऑटोमेटिक मेडिकल साइंस ही आपको रोकेगा कि अब आपको इन प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है जो आप मेडिकल फील्ड के यूज कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर विनय जी ने ये बात बोली है तो हमको इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा कि वो ये नहीं बोल रहे कि आप सब कुछ बंद करके आप हमारे प्रोडक्ट लो। वो बोल रहे हैं वो चलने दो, आपको धीरे धीरे रिपोर्ट्स ही इस बात को बोलेंगी कि आपको बंद करना चाहिए। तो विनय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न, जैसा कि वंदना जी ने बोला कि थैंक प्रश्न कभी खत्म नहीं होते, लेकिन एक जो प्रश्न का जवाब है वो सारे कई प्रश्नों के, छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। और टाइम टू टाइम हम लोग सेशन भी करते रहेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत अच्छे दिन और लोगों की यू प्रॉब्लम्स के सर। ऊपर हम लोगों ने बात की। तो ई ग्रोथ एकेडमी की तरफ से, ई बायोटोरियम कंपनी की तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू विनय जी को कि उन्होंने आज सेशन, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, जो सबसे यस। पैनिक होता है क्योंकि वो सब चीजें कवर करते हैं प्रेजेंटेशन में, और फिर वही क्वेश्चन जब आकर के आता है उसका जवाब इतनी शालीनता से देना, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छे स्पीकर और ह्यूमन बीइंग की निशानी है। तो आप, हम थैंक यू सभी सर। लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात को 9 बजे ई ग्रोथ एकेडमी नए सेशन के साथ फिर आएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यस, टू ऑल ऑफ थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच वेक सर, थैंक यू सो मच वंदना जी एंड विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन। और सर, फैक्ट है क्वेश्चन आंसर्स कभी खत्म हो ही नहीं सकते, बट स्टिल आज मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूँ, हम ऐसे ही विनय सर को और डिस्टर्ब करके बुलाएंगे और उनसे मैक्सिमम हम नॉलेज भी लेंगे और उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आप सबके जवाब भी देंगे। और बूट कैम्प 8.3, ईगोस अकेडमी का बूट कैम्प 8.3 शुरू होने जा रहा है कल सुबह 7:50 से। कल हमारा फर्स्ट डे का सेशन है जो ओपन टू ऑल है। तो आप सब आइए, उसको अटेंड करिए, देखिए और समझिए कि नॉलेज क्यों जरूरी है, नॉलेज की क्या पावर होती है। तो मिलते हैं आप सबसे कल मॉर्निंग में 7:50, बूट कैंप 8.3। थैंक यू सो मच विनय सर।